हम सब रॉ और आईएसआई की लड़ाई के किस्से सुनते हुए आए हैं। कैसे आईएसआई हमारे देश में आतंक फैलाती है और कैसे रॉ चुन चुन कर एक एक करके उन आतंकियों को वो अंजाम देती है जिसके वो हकदार हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब कभी नहीं मिला, ये दुश्मनी क्यों है? ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई? आईएसआई बनी कैसे, किसने बनाई और क्यों बनाई? चलिए आज मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ एकदम शुरू से। 1947 में आज़ादी की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध शुरू हो गया था और पाकिस्तान को पहले ही जंग में मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान का कश्मीर जीतने का सपना एकदम से टूट गया और उसकी इज्जत भी चली गई। इस बात से पाकिस्तान के दिल में एक आग सी लग गई और वो आग आज तक नहीं बुझी है। लेकिन पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं था। पाकिस्तान के पीछे खड़ा था ब्रिटेन, जिसने 200 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया, जिसने हमारे देश की दौलत लूटी, जिसने हमारे देश के लोगों को गुलाम बनाया। और जब उन्हें जाना पड़ा तो जाते जाते उन्होंने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जो कभी भर नहीं सकता। उन्होंने भारत को आज़ाद करने से पहले भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। ये अंग्रेज़ों की सबसे शातिर चाल थी और 1948 में पाकिस्तान की हार के बाद अंग्रेज़ों की चाल और भी गहरी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस का यूरोप हेड मेजर जनरल कथन नाम का एक आदमी था। इस आदमी को फौज का दशकों का तजुर्बा था। इसने ब्रिटिश आर्मी के लिए सैकड़ों ऑपरेशन हेड किए थे और ये आदमी जानता था कि दुश्मन को तलवार से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से तोड़ा जाता है। इसी आदमी ने 1948 में पाकिस्तान की एक नई एजेंसी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया आईएसआई, और ये आदमी खुद 8 साल तक उसका चीफ बनकर बैठा। इसके साथ ही इसका एक साथी अंग्रेज रॉस मैके को भी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन पर बैठाया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये ब्रिटेन की एक सोची समझी चाल थी। क्या था आईएसआई का स्ट्रक्चर? आईएसआई में उस वक्त 10,000 ऑफिसर्स थे, जिनमें से 384 ऑफिसर सीधे ब्रिटिश मूल के थे। ये लोग आईएसआई को वो सब कुछ सिखा रहे थे जो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसीज जानती थी: एस्पियोनाज, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज MI5 और MI6 आज भी ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस को ट्रेनिंग देती हैं। यानी आज भी 75 साल के बाद वही खेल चल रहा है। पाकिस्तान शुरू से ही एक बात जानता था कि भारत उससे 4 गुना बड़ा है। सीधी लड़ाई में तो वो भारत से जीत नहीं सकता, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने आईएसआई का गठन किया और बहुत जल्द आईएसआई का नेटवर्क 18 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज तक फैल गया। ये 18 देश और आईएसआई, इन सभी का एक ही मकसद था: भारत को तोड़ना। By 1982, in Peshawar, there were upwards of 18 foreign liaisons that were working at any one time. So we're talking about an enormous proliferation of intelligence agencies that are working side by side. और इसका नतीजा क्या हुआ? अपने जन्म से सिर्फ 7-8 सालों के अंदर अंदर आईएसआई ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया। आईएसआई ने नॉर्थ ईस्ट में नागा और मिजो अलगाववादियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आईएसआई ने भारत के साउथ में यानी केरल में टेरर आउटफिट्स को हवा देनी शुरू कर दी। नॉर्थ में आईएसआई ने कश्मीर में धर्म के नाम पर आग लगानी शुरू कर दी और भारत के नॉर्थ वेस्ट में खालिस्तान का बीज बो दिया। सेंट्रल इंडिया में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। इसके अलावा भारत के शहरों में दाऊद जैसे क्रिमिनल को सपोर्ट किया। ये सभी लोग भारत के खिलाफ आईएसआई के हथियार थे। तो जहां भारत 1948 में पाकिस्तान को हराने का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ आईएसआई भारत के घर की हर दीवार कमज़ोर कर रही थी। वो भारत के घर की हर दीवार में दरारें डाल रही थी।
एक तरह से पाकिस्तान और उसकी आईएसआई जो 1948 से ही भारत के खिलाफ मैदान में खड़े हो चुके थे। आईएसआई की ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विसेज की ट्रेनिंग, उसका 18 देशों का नेटवर्क, सबका एक ही गोल था, हिंदुस्तान के कोने कोने में नफरत का जहर फैला दो और आतंक फैला दो। 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, 257 मासूम लोगों की जान गई। 2001 में संसद पर हमला, 26/11 के मुंबई अटैक। 2008 में दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। 2011 में मुंबई में ट्रिपल ब्लास्ट। हजारों जिंदगियों का नुकसान, हजारों घर उजाड़ दिए, और इन सब के पीछे एक ही हाथ था, आईएसआई। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान, अल कायदा, ये कोई आतंकी संगठन नहीं थे, ये आईएसआई के हथियार थे जो आईएसआई की फैक्ट्री से निकले हुए थे। और दूसरी तरफ था भारत, जिसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का जन्म आईएसआई के बनने के 20 साल बाद हुआ था। रॉ का जन्म 24 सितंबर 1968 में हुआ, जहां आईएसआई के पास 10,000 ब्रिटेन ट्रेंड ऑफिसर्स थे, वहीं रॉ के पास थे सिर्फ 250 लोग, और रॉ का बजट था सिर्फ 5 लाख रुपये, और दफ्तर के नाम पर था एक खंडर जैसा ऑफिस। रॉ के बाहर के दुश्मनों में CIA, KGB, ISI, MI6 जैसी एजेंसी शामिल थी, और अंदर के दुश्मनों में अपने ही देश की विपक्षी पार्टीज रॉ को बंद करवाना चाहती थी। भारत में विपक्ष इसे इंदिरा गांधी का पालतू संगठन कहता था, और मोरारजी देसाई, उनके बारे में तो एक बात मशहूर थी, His hate for Raw was more than his love for India। मोरारजी ने तो रॉ को लगभग बंद ही कर दिया था, लेकिन RN काओ नाम के एक आदमी थे, उन्होंने ही रॉ की नींव रखी थी। उन्होंने ही इतने कम रिसोर्सेज में रॉ जैसी एजेंसी खड़ी की थी, ऐसी एजेंसी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। रॉ के जन्म के सिर्फ 3 साल के बाद ही 1971 में रॉ ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवा दी। 1988 में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तानाशाह जियाउल हक का प्लेन रहस्यमय तरीके से क्रैश हो गया। सब जानते हैं कि वो कोई हादसा नहीं था। क्या ये रॉ का एक प्लान्ड ऑपरेशन हो सकता था? अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त हुआ करता था, और आज वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तालिबान आज सीधे पाकिस्तान की सरहद पर गोलियां चलाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसमें रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। The Taliban launched unprovoked heavy weapon fire on its outpost near the border. रॉ ने समय समय पर पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग को दुनिया के सामने बेनकाब किया, पाकिस्तान को ग्लोबली ब्लैकलिस्ट करवाया। तो अब सवाल यही है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनने में 20 साल की देरी हुई, जिसमें आईएसआई से 40 गुना कम ऑफिसर्स थे, जिसका कोई बजट ही नहीं था और जिसके कोई इंटरनेशनल अलायंसेस नहीं थे, फिर भी रॉ ने पासा कैसे पलटा? इसका जवाब जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। 1950 की बात है, नागालैंड में जहां आईएसआई ने अपनी सबसे पहली और सबसे शातिर चाल चली। कश्मीर को जीतने के लिए आईएसआई ने निशाना बनाया कश्मीर से 3000 किलोमीटर दूर नागालैंड को। जी हाँ, सही सुना आपने, नागालैंड को, क्योंकि आईएसआई ने भारत की एक फॉल्ट लाइन पकड़ ली थी। नागालैंड के नागा और मिजोरम के मिजो, ये लोग भारत सरकार से नाराज थे। नागा नेशनल काउंसिल के लीडर अंगामी जबू फिजो ने तो 14 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी से एक दिन पहले नागालैंड को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, और तभी आईएसआई की नज़र इस पर पड़ी, और यहीं से आईएसआई ने एक नई साजिश शुरू कर दी। नागालैंड में तो भारत की आज़ादी के टाइम से ही आग लगी हुई थी। 1951 में नागा नेशनल काउंसिल ने एक जनमत संग्रह करवाया, जिसमें दावा किया गया कि 99% नागा भारत से अलग होना चाहते हैं। 99%। इसी तरह भारत के मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट बनाई गई। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था लाल डेंगा। उसका भी एक ही मकसद था, मिजोरम को भारत से अलग करना।
इसके लिए 1950 के दशक के अंत तक एमएनएफ ने हथियार जमा करने शुरू कर दिए थे। उसने अपने लोगों की मिलिट्री ट्रेनिंग भी शुरू करवा दी थी और इसके पास अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी पैसे की कमी। और ठीक यहीं पर आईएसआई की नज़र इन पर पड़ी। आईएसआई ने मौका देखा और मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश की। आईएसआई ने ईस्ट पाकिस्तान के रंग माटी के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप खड़े कर दिए। नागा और मिज़ो विद्रोहियों को ईस्ट पाकिस्तान बुलाया गया। उसने उन्हें वहाँ प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाई, मशीन गन दी, रॉकेट लॉन्चर दिए। भारत के नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों के हाथों में पाकिस्तानी हथियार पकड़ाए, जिसके नतीजे में 1 मार्च 1966 को एमएनएफ ने आइजोल के आर्मी पोस्ट और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने सारी एंट्री पॉइंट सील कर दिए और पूरे मिजोरम पर कब्जा कर लिया। भारत का एक पूरा राज्य भारत से अलग हो गया। आईएसआई का अगला कदम था यूएन में जाकर मिजोरम को अलग देश घोषित करवाना, और ये सब हो रहा था रॉ के जन्म से पहले। भारत के पास कोई स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो विदेशी साजिश को पहले से भांप सके। मजबूरी में सरकार ने एफ्सा कानून लागू किया। इंडियन आर्मी ने सिचुएशन कंट्रोल की और नॉर्थ ईस्ट में स्थिरता आई, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1950 तक नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज जोन बन चुका था, और आईएसआई यही चाहता भी था। नागा और मिज़ो ये लोग तो शतरंज की बिसात पर आईएसआई के लिए सिर्फ मोहरे थे, कुर्बानी देने के लिए, भारत को उलझाने के लिए। उनका असली निशाना तो था कश्मीर। 1965 में नॉर्थ ईस्ट में आग लगाकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले का नाम पाकिस्तान ने रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान का प्लान ये था कि इसके 2 सीधे फायदे होंगे। एक तो कश्मीर भारत से अलग भी हो जाएगा और दुनिया को ये मैसेज भी जाएगा कि कश्मीरी खुद भारत से आज़ादी चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ गई। कश्मीरी जनता ने आईएसआई के घुसपैठियों का कोई साथ नहीं दिया। उल्टा उन्होंने उन्हें पकड़ कर भारतीय फौज के हवाले कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने खुलकर जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने जम्मू के अखनूर सेक्टर पर हमला कर दिया और जवाब में इंडियन आर्मी ने पंजाब की तरफ से जाकर लाहौर को घेर लिया। अपने सबसे बड़े शहर को इस हालत में देखकर पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, आईएसआई को बने अभी 20 साल भी नहीं बने थे, और इतने कम टाइम में आईएसआई ने भारत को एक साथ 2 मोर्चों पर उलझा दिया था। नॉर्थ ईस्ट, जहां नगा और मिज़ो रेबल्स उन्होंने क्रिएट कर दिए थे, और नॉर्थ में कश्मीर की जंग। वैसे तो इन दोनों मोर्चों पर आखिरकार भारत की जीत हुई, लेकिन सोचिए, हम हर बार पाकिस्तान का हमले का जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान बार बार अटैक कर रहा था और हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान चाल चलता था और हम उसको संभालते थे। पाकिस्तान वॉर करता था और हम उसे रोकते थे। लेकिन पाकिस्तान क्या करना चाहता है ये हम पहले से नहीं जान पाते थे, और इसकी वजह थी हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी डिपार्टमेंट। ये एजेंसी अंग्रेजों ने बनाई थी, भारत को बाहर के दुश्मनों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते थे उसको दबाने के लिए। आईबी जो है वो इंटरनल जासूसी के लिए बनी थी। बाहरी खतरों को भांपने की उनकी ना तो कोई ट्रेनिंग थी, ना ही उसके पास ऐसी कोई क्षमता थी, और इसी कमजोरी का फ़ायदा CIA, KGB और ISI ने उठाया। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था, IB को उसकी कोई खबर नहीं थी, और जब 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, तब भी IB को उसकी कोई खबर नहीं थी। और 1966 में देश के 2 सबसे बड़े देशभक्त नेताओं की हत्या हो गई, लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा। IB को उसकी भी कोई भनक नहीं थी। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, ये एक चेतावनी थी, और इस चेतावनी को सबसे पहले इंदिरा गांधी ने समझा।
शास्त्री जी के बाद जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने आईबी के एक टॉप ऑफिसर को अपने पास बुलाया। वो ऑफिसर जो पंडित नेहरू के मुख्य सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके थे, नाम था आरएन काओ। इंदिरा जी ने उनको पूरी सिचुएशन उनके आगे रख दी और उनसे एक ही सवाल पूछा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और आरएन काओ ने सिर्फ 60 दिन लगाए, 60 दिन। 21 सितंबर 1968 को उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा, भारत की सबसे इलीट खुफिया एजेंसी का खाका जो देश के बाहर के दुश्मनों पर नजर रखेगी। इसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी RNW, जिसका मोटो था धर्म की यानी सत्य की, न्याय की, देश की रक्षा हर हाल में। और इसी मकसद के साथ पहली बार रॉ ISI के सामने मैदान में उतरी और रॉ ने अपना पहला दाव ISI की खुद की चाल को उसके ऊपर ही लगाकर किया। जैसे ISI ने भारत की कमजोरी नॉर्थ ईस्ट को पकड़कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही रॉ ने पाकिस्तान की सबसे दुखती नस को पकड़ा, ईस्ट पाकिस्तान। रॉ सही वक्त का इंतजार करते हुए ईस्ट पाकिस्तान में घात लगाकर बैठ गई। 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी ने 169 में से 170 सीटें जीत ली, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो और आर्मी चीफ जनरल याह्या खान को यह मंजूर नहीं था। इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी उन्होंने मुजीबुर रहमान को सत्ता ट्रांसफर नहीं की। इस बात से ईस्ट पाकिस्तान की जनता भड़क उठी, वहां दंगे भड़क उठे, जनता ने विद्रोह कर दिया और वहां लगभग गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। और मार्च 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से आज़ाद घोषित कर दिया। इस बात से पाकिस्तानी फौज तिलमिला गई। शेख मुजीब को देशद्रोही बताकर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वो सब शुरू हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तानी आर्मी ने घरों में घुसकर बंगाली आबादी का नरसंहार शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने वहां ना जाने कितने ही बलात्कार और हत्याएं की। ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था वो सब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन भारत इसके लिए पहले से तैयार था। रॉ को ये बात 2 साल पहले से ही पता थी कि वहां क्या हो सकता है। पूर्व रॉ ऑफिसर RK यादव ने अपनी किताब मिशन रॉ में लिखा है, 1970 के मिडल में लंदन में एक रॉ एसेट ने उन्हें खबर दी थी कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उन्हें खुद बताया था कि ईस्ट बंगाल में जल्द ही मिलिट्री एक्शन हो सकता है। आरएन काओ ने फौरन इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उस मीटिंग में एक फैसला हुआ, वो ये कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। लेकिन ये काम कहने और सोचने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। इसमें 2 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली चुनौती ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी फौज को काटना, और दूसरी ये कि अगर भारत सीधे इस मामले में दखल देता तो दुनिया को संदेश जाता कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। भारत की स्ट्रैटेजी ये थी कि किसी तरह भी पाकिस्तान की एयरफोर्स का दखल ईस्ट पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, और ये करने के लिए भारत सीधा दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, उनके बीच में भारत की एक बहुत बड़ी सीमा पड़ती थी, और अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को ईस्ट पाकिस्तान में अपनी सेना को मदद करनी थी तो उसको वेस्ट पाकिस्तान से उड़कर ईस्ट पाकिस्तान जाना होता था, और इसमें उसे भारत के ऊपर से उड़कर जाना होता था। तो भारत की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो किसी तरीके से वो ऐसी चाल चले कि वेस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तानी एयरफोर्स ईस्ट पाकिस्तान तक ना पहुंच पाए। तो बेसिकली रॉ को एक ऐसी चाल चलनी थी जिससे इंडिया पाकिस्तान के एयर स्पेस को बंद तो कर दे, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही आए, और तभी वो मौका खुद सामने से चलकर रॉ के पास आ गया। ये मौका खुद ISI ने रॉ को तोहफे के रूप में दे दिया था। जनवरी 1971 की बात है। ISI ने भारत के खिलाफ एक एसेट तैयार किया था जिसका नाम था हाशिम कुरैशी। उसे श्रीनगर भेजा गया और उसका मिशन था इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक करना और उसके बदले 36 आतंकवादियों को छुड़वाना। लेकिन एक बात ISI नहीं जानती थी, वो ये
कि हाशिम कुरैशी पहले रॉ का एसेट था। रॉ ने उसे ट्रेन किया था, पीओके भेजा था और वहाँ आईएसआई ने उसे अपनी तरफ कर लिया था। जब रॉ को ये खबर मिली तो काओ ने एक झटके में पूरे खेल को बदल दिया। हाशिम को एक ऑफर दिया गया, भारतीय अधिकारियों के साथ दोबारा काम करो, सज़ा कम होगी। हाशिम मान गया और काओ ने उसे एक ही हुक्म दिया, आईएसआई के प्लान को ठीक वैसा ही अंजाम दो जैसा आईएसआई चाहता है, बस प्लान में उसे लास्ट में एक चीज़ बदलनी है। 30 जनवरी 1971 की बात है। हाशिम ने श्रीनगर से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट गंगा को हाईजैक कर लिया। इस फ्लाइट में 26 यात्री सवार थे। फ्लाइट को लाहौर में उतारा गया। वहाँ हाशिम ने मांग की कि उसे पाकिस्तानी पीएम भुट्टो से मिलना है। पीएम भुट्टो आए और हाशिम से मिले। ये मुलाकात दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। पाकिस्तान के पीएम की मुलाकात एक हाईजैकर के साथ, ये तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। इसके बाद वो 26 यात्री जो प्लेन में बैठे थे वो सुरक्षित छोड़ दिए गए, लेकिन भारत को एक भी आतंकवादी रिहा नहीं करना पड़ा। और लास्ट में हाशिम ने लाहौर की ज़मीन पर उस विमान को जला दिया। यानी अब साफ हो गया था कि ऑपरेशन गंगा कामयाब हो चुका था। अब दुनिया के सामने ये साफ था, पाकिस्तान ने भारत का विमान हाईजैक करके युद्ध जैसी हरकत की थी और इसी बात पर भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया और पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगा दिया। इससे हुआ ये कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान तक पहुंचने का रास्ता खो दिया और एग्जैक्टली यही तो भारत चाहता था। रॉ के मिशन का ये पार्ट सक्सेसफुली पूरा हो चुका था और अब बारी थी असली मिशन की। मिशन का दूसरा और आखिरी पड़ाव था ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी फौज को उन्हीं की ज़मीन पर हराना और बांग्लादेश को आज़ाद करवाना। हम जानते हैं कि बांग्लादेश को वहीं के एक फाइटर ग्रुप मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान से लड़कर आज़ादी दिलाई थी, लेकिन ये कहानी पूरी नहीं है। रॉ ने वहाँ 3 फौजें खड़ी की थी, 3 अलग अलग मोर्चों के लिए, 3 अलग अलग मकसद के साथ। 1971 के मिडिल में रॉ ने सुंदरबन के घने जंगलों में ट्रेनिंग कैंप खोले। बांग्लादेशी नागरिकों को पाकिस्तानी फौज से लड़ने के लिए तैयार किया गया। पहली फौज थी मुक्ति वाहिनी। ये इंडियन आर्मी के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हुई। दूसरी फौज थी मुजीब वाहिनी। इस फौज में बहुत ही काबिल सैनिक थे जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के बराबर ट्रेंड थे, लेकिन इनका एंट्री पॉइंट रॉ ने बहुत चालाकी से मिजोरम में रखा। क्यों? क्योंकि मिजोरम के ठीक बगल में था रंगमाटी, वही रंगमाटी जहां आईएसआई के ट्रेनिंग कैंप थे, जहां से नागा और मिर्जा विद्रोहियों को हथियार मिलते थे। मुजीब वाहिनी को बांग्लादेश में पहुंचने के लिए रंगमाटी कैंप से गुजरना था और गुजरते वक्त उनको आईएसआई के ये कैंप वहां तबाह करने थे। रॉ ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए थे, बांग्लादेश को भी आज़ाद करा लिया और नॉर्थ ईस्ट के कैंप को भी खाक में मिलवाया, वो भी भारत का एक भी सैनिक खर्च किए बिना। तीसरी फौज थी कादिर वाहिनी, वो 16,000 बंगाली सैनिकों का ग्रुप जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने खुद अपनी आर्मी से निकाल दिया था। रॉ ने इस ग्रुप को अपने साथ मिलाया और सीधे इस ग्रुप ने ढाका पर कब्जा किया और पाकिस्तानी नेवी को तबाह किया। रॉ का ये प्लान इतना सटीक और कारगर था कि सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया और करीब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिक। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जिल्लत थी। जो एजेंसी उनसे 20 साल बाद बनी थी, जिसके पास ना तो पैसा था ना ताकत थी, ऐसी एजेंसी ने आईएसआई की नाक के नीचे से उनका आधा देश तोड़ लिया था और आईएसआई को भनक तक नहीं पड़ी। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई जीत आखिरी जीत नहीं होती है, कोई हार भुलाई नहीं जाती है। 1971 के घाव को आईएसआई ने अपने सीने में छुपा लिया और अगले 8 सालों में ही वो फिर से वापस आई। और इस बार वो अकेले नहीं आई, वो अपने साथ लेकर आई दुनिया की सबसे ताकतवर और इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA। उस दौर में CIA और ISI दोनों का एक ही दुश्मन था, रॉ। और फिर इन दोनों ने मिलकर भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। भारत के अंदर पंजाब, अफगानिस्तान में तालिबान, श्रीलंका में LTTE,
नेपाल, म्यांमार, भूटान, आईएसआई और सीआईए ने हर तरफ आग लगा दी और कहर मचा दिया। भारत के इर्द गिर्द एक रिंग ऑफ फायर जैसे उन्होंने बना दिया हो, लेकिन रॉ ने उस रिंग ऑफ फायर को भी तोड़ दिया और भारत के दुश्मनों को उसके मंसूबे पूरे नहीं करने दिए। लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो बस इस कहानी का पहला चैप्टर था। इसके बाद भी कई खेल हुए, कई खेल जिनमें परमाणु हथियार आए, आतंकवाद आया, इकोनॉमिक वॉरफेयर आया, जाली नोटों का फेक करेंसी का रैकेट आया। रॉ हर रोज हमारे देश के दुश्मन देशों की एजेंसीज के साथ एक जंग लड़ रहा है, हर रोज हर घड़ी, बिना किसी ऐलान के। अगले किसी एपिसोड में मैं रॉ और आईएसआई की ऐसी ही किसी और जंग की कहानियां लेकर आऊँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलूंगा आपसे अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार और जय हिंद।